Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and enjoying the weather. Such a pleasant weather, such a wonderful weather. And this weather must make you just study hard. Weather के बहकावे में आके घूमने मत निकल जाना बाहर. Okay. Now, on behalf of DSA, I just welcome you all to the digital classroom of Defense Services Academy. बेटा, crash course has been completed. आपका नया टॉपिक स्टार्ट हुआ था कॉम्प्रीहेंशन. कॉम्प्रीहेंशन में हमने बहुत सारे पैसेज किए हैं अभी तक. And I hope you are enjoying doing comprehension. As I have told you, comprehension is a very interesting topic. Plus, it's a very scoring topic also. So just study comprehension with an enthusiasm and score more and more marks in that. Okay, so let's start today's passage for the comprehension segment. Okay, let's do it. So students, let's start today's passage. This passage is from NDA 1 2014. Sorry, 2014. हमने 2014 का कल भी एक पैराग्राफ किया था जिसमें हमने माउंटेनियर के बारे में पढ़ा था. रिमेंबर माउंटेनियर एंड द आइस हैक्स एंड द कटिंग ऑफ द आइस. हमें बहुत नई नई चीज़ें पता चल रही हैं. हमने देखा कि रिज क्या होता है. बेटा, नए नए वर्ड समझ में आते हैं जब आप पैसेज पढ़ते हो. उन पैसेज से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है कि व्हाट इज द स्टोरी अबाउट. ओके, उससे पहले हमने नॉक्टर्नल विजिटर टाइटल के साथ एक पैराग्राफ पढ़ा था फॉर द टाइनी बैट. तो टुडेस this paragraph is about the dog. The main character is dog. The center attraction is dog. So let's study about the comprehension or the passage about the dog, which was from 2014. Okay, now let's start. The dog is a very intelligent animal and it can be trained for many duties. Yes, and be alert as dog. मैं आपको बार बार बोलती हूँ, be vigilant as dog. Now what do you mean by vigilant? See, vigilant means alert, satark. Okay, be diligent as ant. Diligent means hard worker, industrious. तो be diligent as ant. चींटी के जैसे मेहनती बनो. हार नहीं माननी है. No matter what capabilities you are having, but you just do hard work. एक छोटी सी चींटी, कितनी छोटी है पर फिर भी वो किसी भी मुसीबत को देख के हार नहीं मांगती. इतनी बड़ी दीवार के ऊपर भी वो चढ़ती चली जाती है विदाउट हैविंग एनी डेस्टिनेशन, विदाउट हैविंग एनी GPRS. Still, the ant is just walking and walking and walking. Clear? And same way, be vigilant as dog. हमेशा सतर्क रहो, हमेशा प्रिपेयर रहो, हमेशा अलर्ट रहो. ओके, तो लेट्स कंटिन्यू विद द आर्टिकल एंड दैट इज मोस्टली अबाउट द डॉग. तो डॉग के बारे में क्या क्वालिटी बताई गई है? एक तो बहुत इंटेलिजेंट है और वो बहुत सारी चीजों के लिए ट्रेंड किया जा सकता है. यस, बहुत सारी चीजों के लिए ट्रेंड किया जा सकता है. सम डॉग्स वर्क विद द पुलिस. यस, सम डॉग्स वर्क विद द पुलिस एंड दे आर ऑन सम पोजीशन इवन. ऐसे ही नहीं, उनकी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है एंड देन दे केम इनटू द वर्क. क्लियर? Some dogs with the police and the army as sentries. Now what do you mean by this word sentries? Sentries means पहरेदार, रक्षक. The one who is having the duty to guard. जो रक्षा कर रहा है, जो गार्ड कर रहा है, जो वॉच कर रहा है, पहरेदार. तो some dogs, see, some dogs are working in the army as sentries on the post of sentry. सिपाही जो पहरेदार है, तो वो उस पोस्ट पर हैं, वो काम कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं. रक्षक, पहरेदार, वॉचमैन, गार्ड. तो ये सारे वर्ड्स सिनोनिम्स हैं सेंट्री के. ओके, नाउ हु इज डिनोटेड एज सेंट्री हियर? द डॉग. क्लियर? एंड ट्रैकर्स. नाउ डॉग्स के दो रोल्स बताए हैं. इन द आर्मी दे आर वर्किंग एज एन सेंट्री एंड एज एन ट्रैकर. अब ट्रैक करना मतलब ढूंढना. तो in army the dogs are having the duty to track some unusual activity, some unusual thing जो उनको ट्रैक करनी है. तो they are given the training as a trackers and as a sentry. Okay, आगे बढ़ते हैं हम. And there are medals also. Wow, medals किसके लिए हैं? जो bravery दिखाएगा, जो bravery दिखाएगा. Now article डॉग के ऊपर है. तो मेडल्स, देयर आर मेडल्स दैट आर अवॉर्डेड टू डॉग्स फॉर ब्रेवरी इन एक्शन. माइंड दिस.
किस चीज के लिए मेडल्स है बेटा? फॉर शोइंग करेज, फॉर शोइंग ब्रेवरी इन एक्शन। हार नहीं माननी है, डरना नहीं है। यू शुड बी ब्रेव, यू शुड बी करेजियस। ओके, तो मेडल्स भी दिए जाते हैं डॉग्स को। नाउ सी, अदर डॉग्स एक्ट एज सीइंग आईज। दैट मीन्स जो आर्मी में नहीं है, जो पुलिस में नहीं है, उसके अलावा भी डॉग्स क्या क्या जॉब्स कर रहे हैं, डॉग्स क्या क्या वर्क कर रहे हैं, डॉग्स क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, रोल प्ले देखो, डॉग्स एज अ सेंट्री रोल प्ले कर रहे हैं, डॉग एज अ ट्रैकर रोल प्ले कर रहे हैं, और डॉग्स ब्रेवरी दिखा रहे हैं। क्लियर? इसके ये तो पुलिस और आर्मी में उनके रोल प्ले हो गए। नॉर्मल लाइफ में या कॉमन लाइफ में क्या क्या रोल प्ले करते हैं? दे एक्ट एज अ सीइंग आईज फॉर द ब्लाइंड। या वन हु इज ब्लाइंड, डॉग हेल्प्स देम टू सी। रास्ता बताने वाले, जिनकी आंखें नहीं है उनको रास्ता दिखाने वाले, तो डॉग हेल्प देम फॉर जस्ट टू सी द वर्ल्ड। क्लियर? टू शो द पाथ, टू शो द अहेड पाथ, आगे का रास्ता। तो दे एक्ट एज एन सीइंग आईज, उनकी आंखें बनके। नाउ सी, एंड सम ब्रीड्स, ब्रीड यू आर जस्ट फेमिलियर विद दिस वर्ड, ब्रीड ऑफ द डॉग। डॉग की प्रजाति कौन सी है? पोमेरियन, डॉबरमैन, ये तो बहुत कॉमन है। ओके, नाउ सम ब्रीड्स आर स्पेशली ट्रेन्ड। अब हम बात कर रहे हैं कुछ अलग ब्रीड की। अभी तक हमने दो टाइप्स या दो रोल प्लेस देखे, एक देखा पुलिस और आर्मी में, एंड दे आर वर्किंग एज एन सेंट्री और एज अ ट्रैकर। उसके बाद अनदर रोल प्ले देखा हमने एज अ सीइंग आईज फॉर द ब्लाइंड। अब हम देख रहे हैं सम अदर ब्रीड और उनके क्या क्या टास्क हैं और उनका क्या क्या रोल प्ले है। चेक आउट, सम ब्रीड्स आर ट्रेन्ड फॉर रेस्क्यू। रेस्क्यू मतलब बचाना, रेस्क्यू वर्क मीन्स बचाव काम, जो बचाने का काम है उसके लिए हम बोलते हैं रेस्क्यू वर्क। रेस्क्यू वर्क अमंग माउंटेन्स एंड स्नो। यस, तो रेस्क्यू जो टीम होती है, रेस्क्यू टीम के साथ साथ सम डॉग्स आर देयर एंड दीज डॉग्स आर ऑफ सम डिफरेंट ब्रीड एंड दे आर ट्रेन्ड फॉर द रेस्क्यू ऑपरेशन ओनली। और कहाँ पर? स्पेशली फॉर माउंटेन्स एंड स्नो। Remember yesterday we did one comprehension for that mountaineer. आपने देखा उस पैसेज में the mountaineer was describing the snow everywhere. It was the article about snowy mountain, the ridge, the mountain peak. Just imagine अगर वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या some mountaineer just met with some accident, तो उनको ढूंढने के लिए there is some rescue team, और उस rescue team में these breeds of dogs are there who do the task of rescuing at the mountains and at the snowy area. Clear? यहां तक समझ में आ गया आपको? Now see, तो मेन आर्टिकल किसके बारे में है? डॉग्स एंड देयर टास्क एंड देयर रोल प्ले। यहां तक समझ में आया? नाउ सी, जॉब्स लाइक हर्डिंग शीप, शीप्स को हर्ड करना, भेड़ पालना, एंड कैटल एंड गार्डिंग होम्स। अगेन सी, cattle पालना, sheep पालना and guarding homes are also done by them. That means seeing eyes for the blind, rescue team में होना, sentry होना, trackers होना, इसके साथ साथ सिविल लाइफ में, सिविलियंस की लाइफ में या सिविल लाइफ में डॉग्स क्या क्या रोल प्ले करते हैं? वो रोल प्ले करते हैं शीप को हर्ड कराना, ओके, कैटल को हर्ड कराना, जानवरों को चराने ले जाना, या गार्डिंग होम्स, घर का वॉचमैन बनना। यू मस्ट हैव सीन मेनी ऑफ द फैमिलीज आर हैविंग डॉग्स एट देयर गेट्स हु जस्ट वॉच एंड गार्ड द फैमिली, who is like a watchman. So these are also the role placed by the dogs in different segments of the society, in different sections of the society. Okay, now check out. Whenever man lives and works in the Arctic Circle, तो जब भी ह्यूमन वर्क्स और लिव्स इन द आर्कटिक सर्कल, जब बहुत ज्यादा ठंड है, ओके, या बहुत ज्यादा अलग टेम्परेचर है, इन द डेजर्ट, दैट मीन्स आर्कटिक सर्कल बहुत ठंड है, और इन द डेजर्ट, और इन द जंगल, और इन द मूर्स. Now what do you mean by moors? Moor means an open uncultivated area. हिंदी में जिसे आप बोलते हो दलदल, दलदल, that means if someone stands there,
इट जस्ट गेट इनसाइड दैट. वहां इतना कीचड़ है, इतना पानी है, एक स्टिफ फर्म स्पेस नहीं है नीचे, फर्म सरफेस नहीं है नीचे. Okay, now why the author is giving so many different types of places, so that you can understand कि वो हर एक तरह का एटमॉस्फेयर बता रहे हैं कि अगर इंसान, whenever man lives and works in Arctic Circle, जब बहुत ठंड है, डेजर्ट जब बहुत गर्मी है, जंगल जो फॉरेस्ट एरिया है, मूड्स जहां दलदल है, or mountains, that means any type of condition, that means different conditions, and that also very critical condition. बहुत ज्यादा. डिस्कवरी देखा है बेटा, डिस्कवरी पे आपने देखा होगा मैन इन द फॉरेस्ट या फॉरेस्ट लाइफ. ओके, अभी मैं कुछ सीरीज देख रही थी, उसमें बताया गया था हाउ टू बी इन द फॉरेस्ट, और कैसे पहले के लोग कैसे रहते थे. तो वहां पर उनको चैलेंज मिला था जस्ट टू बी इन द फॉरेस्ट. द टीम वर देयर इन द फॉरेस्ट, सम ऑफ द कंटेस्टेंट्स वर देयर, एंड दे वर लिविंग देयर विदाउट एनी फूड. दे वर जस्ट बर्निंग द फायर एंड कुकिंग द एनिमल्स कॉट बाय देम एंड ईटिंग देम. दे वर जस्ट experiencing the life of a nomad man, the life of a man who used to live in the forest. So that means इतनी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में भी जब इंसान रह रहा है या काम कर रहा है, सी द डॉग इज हिज फेथफुल कंपेनियन. कंपेनियन मतलब दोस्त. तो इतनी क्रिटिकल कंडीशन में भी ह्यूमन का सबसे वफादार साथी कौन है? डॉग. वी नो द फ्रेज डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, हमें बचपन से पता है. द मोस्ट फेथफुल एनिमल, सबसे वफादार कोई अगर जानवर है तो वो है डॉग. ओके, नाउ सी, तो फेथफुल, कंपेनियन एंड हेल्प. तो अगर हेल्प की जरूरत है, सबसे पहले द डॉग विल बी देयर. ओके, नाउ सी, अ कॉमन mongrel may possess these qualities just as much as the aristocratic bloodhound. Meaning समझो, common means normal. Mongrel is a breed which is resulted by crossing different breeds. That means pure breed नहीं है वो. That means mongrel means जो undefinable breed है. दो अलग अलग breeds के combination से जो breed बन रही है वो mongrel. That means कोई particular या pure breed नहीं है. Clear? Now aristocratic bloodhound, aristocratic royal, pure, aristocratic royal, pure breed, रॉयल ब्रीड. क्लियर? तो सेंटेंस ये कह रहा है अगर वो कोई कॉमन सी ब्रीड हो जिसका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि वो रॉयल ब्रीड है या एरिस्टोक्रेटिक ब्रीड है या फिर कोई एरिस्टोक्रेटिक ब्रीड हो, दोनों में से कोई भी ब्रीड हो, सारे डॉग्स में आपको ये क्वालिटीज मिलेंगी ही मिलेंगी. दे आर फेथफुल, they are vigilant, they are ready to work in any condition, they are ready to help. तो चाहे वो एक कॉमन ब्रीड हो चाहे वो एरिस्टोक्रेटिक ब्रीड हो, दोनों टाइप के डॉग्स में एक चीज कॉमन है कि दे आर योर मोस्ट फेथफुल कंपेनियन, दे आर एवर रेडी टू हेल्प यू एंड दे कैन एडजस्ट इन एनी क्रिटिकल कंडीशन. They can be trained for many works. They can be trained for different critical works. तो ये सारी क्वालिटीज हर टाइप के डॉग्स में मिलेंगी, नो मैटर वो कॉमन ब्रीड हो या वो स्पेशल एरिस्टोक्रेटिक ब्रीड हो. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पैरा. तो जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दैट आपको समझ में आ जाए पूरा पैरा और सारे वर्ड समझ में आ जाए. आई होप पूरा विजिबल है, पूरा क्लियर है. अगर यहाँ से क्लियर है तो आई विल कम हियर सो दैट अगर आपका कोई वर्ड वहाँ से छूट रहा है आप उसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं. क्लियर है? तो वंस अगेन आप इसको पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आप उसको पूरा रिकॉल कर सकते हैं और पूरी तरह से उसको चेकआउट कर सकते हैं. क्लियर? तो लेट्स हैव द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. So very interesting paragraph we have discussed recently about the dog and about the qualities of the dog and how dog can be so faithful. So let's have some questions based on that passage based on dog. See the first question. The passage tells us that dog की कौन सी qualities passage में ज़्यादा highlight की गई हैं? Check out this. Can be trained to do different kinds of work. Okay, are capable of different work.
are of different types, no, alone are a great help to man. Okay, now सबसे ज्यादा किस चीज के बारे में बताया गया है? देखिए आप, बार बार क्या बताया गया है? डॉग के अलग अलग टास्क, डॉग के बारे में अलग अलग क्वालिटीज की आप किसी भी तरह से उनको ट्रेन करेंगे. दे कैन बी ट्रेन्ड एज सेंट्रीज, दे कैन बी ट्रेन एज ट्रैकर्स, they can be trained as for herding the sheep, herding the cattle. They can be trained for being an eye for a blind man. That means जिस चीज की उनको ट्रेनिंग दी जाएगी वो उसी काम में बहुत परफेक्ट हो जाएंगे. So the best is this, can be trained to do different kinds of works. Now see, medals are awarded to some dogs for, हमने डिस्कस किया था किस चीज के लिए मेडल्स? बिना ऑप्शंस के जस्ट टेल मी. मेडल्स आर अवॉर्डेड टू डॉग्स फॉर देयर ब्रेव डीड्स, फॉर देयर ब्रेवरी. दिख रहा है कहीं? यहाँ पर. तो मेडल्स किस चीज के लिए दिए जाते हैं? फॉर शोइंग करेज, फॉर शोइंग ब्रेवरी. ओके, लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट. नाउ सी, द पैसेज implies that only dogs are faithful but not man. No, man would have felt helpless without dogs. Or the dog has certain quality that make it man's trustworthy companion. Dogs can do almost anything. ऐसा तो कहीं नहीं बताया गया कि dogs can do almost anything. क्या करेंगे अब यहाँ पर? Only dogs are faithful but not men. ये भी नहीं बताया गया. ये बताया गया कि dogs are faithful, ये बताया गया, पर कहीं ये नहीं बताया गया था कि man से comparison हो रहा है उसका. No. तो ये सेंटेंस पूरी तरह करेक्ट नहीं है. So this is wrong. Now see these two options. Man would have felt helpless without dogs. कहीं ये बताया गया है? No, कहीं भी ये नहीं बताया गया. ये बताया गया है the dog has certain qualities that make it man's trustworthy companion. कि कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं डॉग में कि सबसे ज्यादा अगर वफादार कोई है मैन का तो वो डॉग है. तो करेक्ट आंसर इज C. Okay, now see the phrase aristocratic bloodhound हमने ये डिस्कस किया है. Aristocratic means royal. Aristocrat means royal. Aristocrat, a very famous suitcase brand. तो aristocrat means royal, शाही, बिल्कुल हाई प्रोफाइल, बहुत ज्यादा हाई लेवल का. ओके, तो aristocratic blood means royal blood, शाही खून, राजघरानों का. ओके, द फ्रेज एरिस्टोक्रेट ब्लडहुंड इन द पैसेज मीन्स दैट. अब इसका मीनिंग तो समझ में आ गया. ओके, अब देखें ऑप्शंस कौन सा मैच कर रहा है. द डॉग केप्ट बाय वेल्दी पीपल, नो. पेडिग्री डॉग, ओके. द डॉग फॉन्ड ऑफ ब्लड, नो. एनी बिग डॉग, नो. नाउ सी दिस ऑप्शन, पेडिग्री डॉग. यू मस्ट बी फेमिलियर विद द वर्ड पेडिग्री. कहाँ सुना है बेटा पेडिग्री वर्ड? पेडिग्री इज अ ब्रांड ऑफ डॉग फूड. Pedigree is the name of the food made specially for dog. Dog food का एक ब्रांड है पेडिग्री. अब उसका नाम पेडिग्री ही क्यों रखा गया? पेडिग्री ही क्यों रखा? As I usually say, whenever some company chooses some brand name, there is a reason behind it. The reason of the meaning of that word and the thing कि why that name is given to that brand. क्या कनेक्शन है? कुछ तो कनेक्शन होगा. तो पेडिग्री मतलब रॉयल, पेडिग्री मतलब प्योर, पेडिग्री मतलब विदाउट एनी मिक्सचर, पेडिग्री मतलब बहुत बहुत ज्यादा हाई लेवल का. एरिस्टोक्रेट मीन्स हाई लेवल का, एरिस्टोक्रेट मीन्स रॉयल. सो द मेन इज पेडिग्री डॉग. पेडिग्री डॉग हाई लेवल, रॉयल, हाई प्रोफाइल. ओके, so I hope these questions are clear to you. These many questions, 4 questions in this passage. Now see, जैसे जैसे हम पीछे जा रहे हैं 3 to 4 questions आ रहे हैं पैसेज में. जो लेटेस्ट हमने पैराग्राफ्स किए 18 का 17 का, उसमें 5-5 questions आए हैं. तो जस्ट होप कि आपको 2 पैसेजेस मिले और दोनों में 5-5 questions आए, ताकि 10 marks, 10 questions are in your hand. 10 questions means 40 marks are in your command. So just prepare for the paragraph, and I hope this paragraph is clear to you. Now we'll move forward to the next passage. So my dear students, let's check out the next passage for today. Passage number 2. अभी हमने डॉग के ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल किया और हमें बहुत नई नई चीज़ें पता चली. पेडिग्री क्या होता है, एरिस्टोक्रेट ब्लडहुंड क्या होता है, सेंट्री क्या होता है. तो हमने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी. नाउ चेक आउट द
next para and what is all about. Check out. It has been often said, usse pehle just an introduction, this is from NDA first paper 2013. Okay, so now let's start. It has been often said that the scale of natural phenomena, scale means the height, कितनी ऊंची तक वो जा सकती है, scale of natural phenomena in India. तो हम बात कर रहे हैं इंडिया की और इंडिया के नेचुरल एटमॉस्फेयर, नेचुरल फिनोमिना. तो स्केल मीन्स कितनी ज्यादा या कितनी कम, स्केल. ओके, स्केल ऑफ नेचुरल फिनोमिना, फिनोमिना मीन्स प्रोसेस, नेचुरल फिनोमिना, मॉनसून, फ्लड, these are all natural phenomena. The scale of natural phenomena in India and her total dependence on the monsoon. Yes, India is, as you all know, is an agrarian country. Agrarian country means agricultural country, and India's 75% population depends on agriculture. They are still in farming, and the most important source of irrigation in Indian agriculture is monsoon. They are still dependent on good amount of monsoon every year, and sometimes monsoon ditch them. Ditch them means cheat them. Okay, now see, so her total dependence on the monsoon have helped to form the character of her people. Her means India. तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि पैराग्राफ is all about India and her and the natural phenomena of India. और कैसे हम लोग आज भी मॉनसून पे डिपेंड करते हैं और मॉनसून पे डिपेंड करते करते इंडिया के पीपल का कैरेक्टर वैसा बना है. कैसा बना है बेटा कि वी स्टिल वर्शिप नेचर गॉड्स. वी स्टिल वर्शिप नेचर गॉड्स. नेचर गॉड्स हम बारिश के लिए आज भी पूजा करते हैं. क्लियर, हम हर एक जो सीजन है उसके लिए हम पूजा करते हैं. वी स्टिल वर्शिप नेचर गॉड्स. वी स्टिल वर्शिप रिवर्स फॉर गिविंग अस वाटर, for being our companion, for being our biggest support for water, rivers. We still worship mountains for being our guard, for making the rain. Okay, we still worship mountains, we still worship rivers, we still worship trees for giving us food. तो ये हमारा कैरेक्टर बन चुका है, because as an agrarian people we still depend on monsoon for the good produce of farming. Okay, now let's continue. Even today, major disaster, vipatti, parishani. Okay, remember Kedarnath deluge और द मुंबई फ्लड deluge. तो ये सब disasters होते हैं. And today also we are facing a very big disaster, and that is coronavirus. It has caused so much destruction, so much problems in everyone's life due to coronavirus. Our economy is destroyed totally. Many of the people have lost their work. Many of the people have migrated to the village area and they are just jobless. They are just workless. So this is the disaster. Okay, now see. Even today, major disasters such as flood, famine, flood. Recently, we are facing flood in Assam, Bihar. Many of the people have become homeless. They don't have anything to eat. So what is this? Disasters. Okay. Now, तो कौन से disaster? Flood, famine means सूखा पड़ जाना. Flood means बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाना. Plague means महामारी. जो हम आज कोरोना वायरस को फेस कर रहे हैं, कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं. This is also the most biggest disaster India has seen. इंडिया ने आज तक इतना बड़ा डिजास्टर देखा ही नहीं है जो हम कोरोना वायरस के फॉर्म में आज फेस कर रहे हैं. ओके, नाउ सी इवन टुडे मेजर डिजास्टर्स सच एज फ्लड, फेमाइन एंड प्लेग आर हार्ड टू चेक. यस, दिस आई एग्री. एवरी टाइम इन मुंबई, एवरी टाइम वी आर informed कि Mumbai is ready to face the monsoon every year, and every time there is flood there, every time there is choking of water there. So what is this? कि these disasters are very difficult to check, very hard to check. Every time the government announces कि we are ready for any type of disaster, we are having disaster checking management, disaster management who handle the disaster, or every year we suffer due to all these disasters. Now see, and in older times,
पुराने टाइम में देयर कंट्रोल वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। यस, अगर हम आज भी इन प्रॉब्लम्स को चेक नहीं कर पा रहे हैं, हैविंग सच लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हैविंग सच सक्सेस इन साइंटिफिक फील्ड्स, स्टिल वी आर अनेबल टू चेक आउट दीज डिजास्टर्स। ओल्डर टाइम्स में जब इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, जब इतनी एजुकेशन भी नहीं थी, जब इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी, तो द चेकिंग ऑफ दीज डिजास्टर्स was just almost impossible. Clear? Agree with this fact? Okay, now check out. Many other ancient civilization such as those of the Greeks. See, अभी तक हम यहाँ इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे, अब देखो दूसरी सिविलाइजेशंस के बारे में भी कंपेयर हो रहा है। ग्रीक सिविलाइजेशंस, ग्रीक, रोमन्स एंड चाइनीज, इन तीनों सिविलाइजेशंस के बारे में बता रहे हैं कि ओल्डर टाइम्स में ये क्या करते थे। हैड टू कंटेंड, ये वर्ड आपको पता है, कंटेंट मीन्स सैटिस्फाइड, हैड टू कंटेंट विथ हार्ड विंटर्स। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कभी एटमॉस्फेयर रहा ही नहीं, हमारे यहाँ शुरू से बहुत अच्छा, इंडिया में शुरू से बहुत अच्छा वेदर रहा, कभी भी नहीं कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है या बहुत ज़्यादा बारिश ही आ रही है या बहुत ज़्यादा अफ्रीका की जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी ही पड़ रही है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। बट अगर हम ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन या चाइनीज सिविलाइजेशन की बात करें तो इन लोगों ने ये सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं। क्या क्या देखा है इन्होंने? हार्ड विंटर्स, हार्ड विंटर्स, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है वहां पर। इन मेनी कंट्रीज टुडे इवन, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जाएं, वहां आज भी ठंड में जब सीजन आता है, सितंबर टू जनवरी की अगर मैं बात करूं, सितंबर टू फरवरी की बात करूं, देयर आर मेनी डेज विदाउट अ सन, देयर आर इवन वन मंथ विदाउट अ सन, वहां इतनी ठंड पड़ती है, तो दे आर यूज्ड टू ऑफ दैट। ओके, नाउ सी, तो रोमन, चाइनीज और ग्रीक सिविलाइजेशन की बात करें तो उनको सेटिस्फाई होना पड़ता था अर्लियर टाइम्स में विद द हार्ड विंटर्स, क्योंकि उनके यहाँ ठंड ही इतनी पड़ती थी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, तो जस्ट आई वाज टेलिंग यू कि द ग्रीक्स, रोमन्स एंड चाइनीज हैड टू कंटेंट, सेटिस्फाइड विद द हार्ड विंटर्स। इससे उनको कुछ फायदा हुआ या नुकसान हुआ? चेक इट आउट। विच एनकरेज स्टर्डीनेस। Now, what do you mean by this sturdiness? Sturdiness means good health. Sturdiness means good health. One more synonyms for sturdiness is robust. Robust, sturdiness का synonym है। Robust होना, healthy होना, free of any type of mental and physical illness. तो hard winters ने उनकी immunity strong कर दी, उनको और healthy कर दिया। अब उनको कितनी भी ठंड पड़ जाए वो बीमार नहीं पड़ते, बिकॉज दे हैव बिकम इम्यून, दे हैव बिकम स्ट्रॉन्ग बाय दीज क्लाइमेटिक चेंजेस। ओके, तो स्टर्डीनेस मीन्स गुड हेल्थ। विगरस, एक और वर्ड है इसके लिए, विगरस। विगरस मीन्स गुड हेल्थ, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। ओके, नाउ सी, एंड रिसोर्सफुलनेस। अब as the human resource, the humans, they are without any illness, they are without any problems, so they are strong enough to face any climatic change. Clear? तो इसलिए उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स होगा, क्योंकि they are totally busy in their work, कोई बीमार नहीं है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, तो they are working for their country. Now see, India on the other hand, अब कंपेयर हो रहा है, उन सिविलाइजेशन में हार्ड विंटर्स थे, दे गॉट कंटेंटेड विद द हार्ड विंटर्स, एंड उससे उनको कुछ नुकसान नहीं हुआ है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, द पीपल गॉट यूज्ड टू इट, द पीपल गॉट स्टर्डीनेस, और स्टर्डीनेस होने से वो और स्ट्रॉन्ग बन गए और ज्यादा उनकी कैपेसिटी बढ़ गई। ओके, नाउ ऑन द अदर हैंड, इंडिया वॉज ब्लेस्ड बाय बाउंटियस नेचर। इंडिया के पास ऐसी कोई तकलीफ नहीं थी कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है या बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। एज आई हैव टोल्ड यू, इंडिया was blessed by a bounteous means abundant, full of everything in large quantities, सब चीज बहुत ज्यादा, bounteous nature, flora, fauna हमारे पास बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा, हमें किसी चीज की कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। रिमेंबर, इंडिया वॉज नोन एज सोन चिड़िया, दैट मीन्स गोल्डन बर्ड, दैट मीन्स द मोस्ट रिचेस्ट, सबसे ज्यादा। क्लियर? नाउ सी, who demanded little of man in return for sustenance.
तो इंडिया का जो नेचर है, इंडिया की जो फ्लोरा फोना है, वो मैन से, ह्यूमन से बहुत ज्यादा डिमांड नहीं करती, फिर भी रिटर्न ज्यादा देती है। कि अगर इंडिया के नेचर में या इंडिया के फ्लोरा फोना में ह्यूमंस थोड़ा सा भी काम करेंगे तो द रिटर्न विल बी मच मोर देन एक्सपेक्टेड। अब ऑन दिस नोट ओनली, हम आजकल की जनरेशन को देख रहे हैं। बेटा, yesterday I was just watching one article in that it was appealed to the youth of India कि not even 20% of the youth is attracted to the farming, which is the most important activity of Indians. 70% or 75% of Indians are still involved in agriculture, but now today everyone want to be an engineer or a doctor or some job person or a software engineer, but nobody wants to be an agriculturist. Nobody wants to do agriculture. Nobody wants to have some new discovery in agriculture in India. क्यों? जबकि हमारा बेसिक ही यही है, हमारा बैकग्राउंड ही यही है। और यहाँ आर्टिकल में ये बता ही रहे हैं कि इंडिया का नेचर ऐसा है, इंडिया का फ्लोरा फोना और क्लाइमेट ऐसा है कि अगर ह्यूमन इसमें बहुत कम भी इन्वेस्ट करेगा, बहुत कम भी मेहनत करेगा, तो भी उसको रिटर्न बहुत ज्यादा मिलेगा। यहाँ की मिट्टी ऐसी है, यहाँ का सॉइल ऐसा है, यहाँ का नेचर ऐसा है। ओके, नाउ सी, तो यहाँ बात हो रही है इंडिया की बाउंटेनियस नेचर, दैट मीन्स अबंडेंट नेचर। Who demanded? कौन? This nature who demanded little of man, मैन की बहुत कम मेहनत चाहिए, in return for her sustenance. Sustenance means survival. तो इंडिया के फ्लोरा और फोना को सर्वाइवल के लिए मैन की बहुत ज्यादा हेल्प नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी हेल्प and it will survive like anything, it will continue like anything, it will grow like anything. Okay, but in her terrible anger, I just always say, nature, take the revenge back. Don't mess with the nature. Whenever humans mess with the nature, nature take the revenge back. So whenever we are just going for modernization and advancement and we are just spoiling or just killing flora and fauna for our satisfaction, for our modernization, nature will kill us. Nature will take the revenge back. So the same thing, but in her terrible anger, her means nature, but in her terrible anger could not be appeased by any human effort. Appeased means controlled, satisfied, help. कि अगर नेचर को गुस्सा आ गया तो ह्यूमन के किसी भी एफर्ट से वो खुश नहीं होगी, वो कंट्रोल नहीं होगी, वो मानेंगी नहीं। रिमेंबर केदारनाथ डिल्यूज, केदारनाथ जब क्लाउड बर्स्ट हुआ था, I hope you know the scene there, the background there, the documentary was also shot there. केदारनाथ डिल्यूज से पहले वहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट वाले, they have given the warning to the Indian government to control the number of pilgrims on that pilgrimage, because when many people are going there, they are just creating a pollution there, और उस pollution से वहाँ का पूरा nature disturb हो रहा था। तो Indian forecasting, weather forecasting department has given a warning to the Indian government कि just control the number of pilgrimage, otherwise there can be a big accident there, and it happened. It happened. The cloud burst due to the pollution there, due to the change in the climatic condition there. And why change in the climatic condition? Because many things were, many houses, many hotels, many rest houses were constructed there, many roads were constructed there, और उन roads के construct होने, such a big construction work was there, that is why it disturbed the climate there. And it results in Kedarnath deluge. Okay, every year we talk about the Mumbai flood. क्यों होता है वहाँ पे? Because कहीं भी greenery नहीं है. The whole water get clogged on the roads, in the lanes, because there is no place for the water to be absorbed. Greenery नहीं है, farms नहीं है. तो whenever humans mess with the nature for their advancement, the nature takes the revenge back, and उस revenge के time में वो human के किसी भी एफर्ट से अपील्स नहीं होगी, satisfied नहीं होगी, खुश नहीं होगी. Okay, now see, hence it has been suggested that, this is the conclusion, Indian character has tended. Indians का character कैसा है? Indians लोग कैसे हैं? Quietism,
क्वाइटिज्म मीन्स संत, खा पी के खुश, कोई डिमांड नहीं है, संतों के जैसा जीवन जीते हैं, बैराग करते हैं। दैट मीन्स जो मिल रहा है उससे खुश है, जो नहीं मिल रहा उसके लिए रोना नहीं। तपस्वी, क्वाइटिज्म मीन्स तपस्वियों वाला जीवन जीना। ओके, तो इंडियन कैरेक्टर तपस्वी, एक्सेप्टिंग फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मीन्स अच्छी किस्मत, और मिसफॉर्च्यून मीन्स बुरी किस्मत। सी, यहाँ क्वाइटिज्म क्यों दिया गया है कि तपस्वी संतों के जैसे हम जीवन जीते हैं। हमारी कंट्री को बोलते ही है संतों की कंट्री। ओके, ये हमारी कंट्री संतों की कंट्री है, देवताओं की कंट्री है। क्लियर? तो फॉर्च्यून और मिसफॉर्च्यून को सेम, अलाइक मीन्स सेम, विदाउट कंप्लेंट। तो कंक्लूजन क्या बताया गया है कि इंडियन कैरेक्टर कैसा है? देवताओं का, देवों का, देवनगरी है। क्लियर? इंडिया को देवनगरी भी बोला जाता है कि देवों की नगरी है। तो यहाँ देवों की नगरी है, यहाँ के लोग देव जैसे हैं, संत जैसे हैं, तपस्वी जैसे हैं। क्वाइटिज्म मीन्स जो पूजा कर रहे हैं, जो गॉड में बिलीव करते हैं और गॉड के हर एक एक्शन को गॉड का ऑर्डर मान के एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो फॉर्च्यून हो चाहे वो मिसफॉर्च्यून हो। कि अच्छा वक्त है तो भी गॉड ने दिया है, बुरा वक्त है तो भी गॉड ने दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द गॉड टू बी फॉलोड। क्लियर? तो आई होप दिस पैराग्राफ इज क्लियर टू यू। नाउ वील मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चंस. So students, let's check out the question based on the passage which was based on Indian climate, Indian flora and fauna and about the Indian civilization. Now see, the author's main argument is, author किस बात के बारे में बार बार argue कर रहा है या argument दे रहा है? Description of natural phenomena of India, okay. अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन मॉनसून, नहीं, इस बारे में उसने एक ही बार बोला है. ही इज नॉट फोकसिंग ऑन दिस अगेन एंड अगेन. नाउ सी, कोरिलेशन बिटवीन द क्लाइमेट एंड द कैरेक्टर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ रीजन. यस, देखो, जैसे the author told us about the Greek, Roman and Chinese civilization and the problems they faced due to hard winters. उन हार्ड विंटर्स को फेस करने के बाद what they become sturdy because it encouraged sturdiness in them. They become used to of that. They become robust. They become vigorous. They become energetic. तो जैसा क्लाइमेट होता है किसी भी जगह का, उसी अकॉर्डिंग उनके लोगों का कैरेक्टर बन जाता है. फिर द ऑथर टोल्ड अस अबाउट द इंडियन कैरेक्टर कि इंडियन कैरेक्टर, इंडियन नेचर बहुत बाउंटियस नेचर है और अगर थोड़ा भी ह्यूमन उसमें करेगा तो इट विल गेट मोर इन रिटर्न. क्लियर? और इंडियन कैरेक्टर कैसा है? क्वाइटिज्म जैसा है. दैट मीन्स तपस्वी के जैसा है कि फॉर्च्यून और मिसफॉर्च्यून में कोई फर्क नहीं है, देवों के जैसा है, तपस्वियों के जैसा है. ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. अब हार्डशिप कॉज्ड बाय नेचुरल कैलामिटीज, नो, तो द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन. ओके, नाउ चेक आउट द सेकेंड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन डिड नॉट हैव टू फेस हार्डशिप ड्यू टू बैड विंटर? अब क्वेश्चन देखो कैसा घुमा के पूछा गया है. पैराग्राफ में ये बताया है कि बैड विंटर्स या हार्ड विंटर्स किस किस ने फेस किया है? ग्रीक ने, चाइनीज ने और रोमन ने. इन तीनों ने तो फेस किया है. ठीक है, किसने फेस नहीं किया है? इंडियन ने. वही तो वो पूछ रहे हैं कि किसने फेस नहीं किया है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. तो बेटा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कॉम्प्रिहेंशन की एक एक लाइन अच्छे से पढ़नी होगी और उस एक लाइन का मीनिंग अच्छे से समझना होगा. फॉर दैट यू हैव टू क्रिएट अ सीन and just give the role to the characters what they are playing so that you can feel each and every word and each and every line of the passage so that you can solve the questions easily and correctly. Now check out the next question. Now see, the expression India on the other hand was blessed by bounteous nature means, bounteous means बहुत ज़्यादा, large amount of, bounteous means बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा, large amount of. Now other hand, blessed by, इंडिया को क्या मिला है गॉड से नेचर के फॉर्म में? Soil is fertile. Okay, India is a land of flora and fauna. Indian people have been rewarded more generously by nature in proportion to their efforts.
ओके। इंडियन सॉइल इज सूटेड फॉर ग्रोइंग ए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। सॉइल की तो कहीं बात हुई ही नहीं है, सॉइल की बात नहीं हुई है बेटा। ये चेक करो, इंडिया इज द लैंड ऑफ फ्लोरा एंड फौना, या इंडियन पीपल हैव बीन रिवार्डेड मोर जेनरसली बाय नेचर इन प्रपोर्शन टू देयर एफर्ट्स। दिस इज करेक्ट। हमने बार बार पैराग्राफ में डिस्कस किया है कि इंडियन नेचर ऐसा है कि इसमें अगर ह्यूमन थोड़ा सा भी मेहनत करे तो इन रिटर्न उसको बहुत ज्यादा मिल रहा है। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ सी 37, विच ट्रेट? ट्रेट मीन्स क्वालिटी, ट्रेट मीन्स क्वालिटी, कैरेक्टर। ओके, नाउ सी विच ट्रेट ऑफ इंडियन कैरेक्टर हैज बीन फॉर्म्ड बाय द मॉनसून? मॉनसून से इंडियन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आ रही है? फर्स्ट इज फैटलिज्म। फैटलिज्म के लिए एक वर्ड है फैटल। फैटल मीन्स या फैटलिज्म आइडियोलॉजी मीन्स कि जो होना है वो होगा ही, वो अवॉइड नहीं हो सकता। तो फैटलिज्म मीन्स ऑल इवेंट्स आर प्री-डिटरमाइंड एंड दे आर अनअवॉइडेबल। फैटलिज्म का मतलब है जो लिख गया है डेस्टिनी में वो होगा ही और उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, पहले सारे वर्ड्स की मीनिंग समझ लो, फिर देखना कि मॉनसून से रिलेटेड कौन सी क्वालिटी पैराग्राफ में दी है। फैटलिज्म मीन्स ऑल इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड एंड दे आर अनअवॉइडेबल। हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो होना है वो होके ही रहेगा। क्लियर? स्टर्डीनेस। Sturdiness means energetic, without having any problem, without having any disease, robust, vigorous, energetic, enthusiastic, हमेशा healthy रहने वाला, that is sturdiness. Now asceticism means, इससे पहले एक word लिखो बेटा, one who is ascetic. Ascetic means, ascetic कौन होता है? एसेटिक जो भगवान में बिलीव करता है, जो बहुत ज्यादा पूजा करता है, जो हर एक चीज भगवान के ऑर्डर समझ के फुलफिल करता है। तो एसेटिज्म मीन्स जो तपस्वी के जैसे जीता है, जो हर एक एक्शन को गॉड का ऑर्डर समझता है। ओके, नाउ सी दिस एपिक्यूरियनिज्म। एपिक्यूरियनिज्म मीन्स वेयर mental pleasure is giving more importance than the physical pleasure. Mental pleasure is more important. दिमाग का सुकून होना चाहिए, that is epicureanism. अब बताओ कि पैराग्राफ में इंडियन मॉनसून से रिलेटेड इंडियंस की कौन सी क्वालिटी बताई गई है? हमने लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पैसेज पढ़ा है कि इंडियंस दे लिव as a quietism. Remember the word quietism means they follow the God's order every time, because वो fortune और misfortune को सेम मानते हैं, अच्छा वक्त और बुरे वक्त को सेम मानते हैं। asceticism is a synonym of quietism. क्वाइटिज्म और एसेटिज्म मीन्स सेम, तपस्वियों के जैसे रहने वाले, संतों के जैसे रहने वाले, सुख और दुख में कोई फर्क ही नहीं करने वाले। सुख भी आ रहा है तो भी उसको अच्छा मानना है, दुख भी आ रहा है तो भी उसको अच्छा मानना है। तो दे नेवर कंप्लेन टू गॉड कि व्हाई यू हैव गिवन मी बैड डेज। दे ऑल्सो फॉलो कि बैड डेज ऑल्सो आर द पार्ट ऑफ लाइफ, तो वी हैव टू फेस इट। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, एसेटिज्म। Clear? So these 4 questions in this para. Now we have done 2 passages today. So I hope you all have understood the passage and the question, and just practice more and more passage from your paper so that you can have command on the comprehension.